आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून रेडियो डॉक्टर में। जी हाँ, आकाशवाणी का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स पर। जी हाँ, आज यही हमारा टॉपिक है। इस संक्रमण के बारे में पूरी तरह से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में डॉक्टर राकेश कुमार महाजन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। आइए पहले डॉक्टर साहब से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार महाजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी FM रेनबो को सुनने वाले, श्रवण करने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स का जो वायरल संक्रमण है, इसको लेकर लोगों में अब एक घबराहट की स्थिति पैदा होती जा रही है। हालांकि हम नहीं चाहते कि लोग पैनिक करें, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा दायित्व है। तो इस बीमारी के बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और जो मिथ से भ्रांतियां हैं उनको भी हम चाहेंगे कि दूर किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिए, पैनिक वाली कोई इसमें कोई बात है नहीं। कंसर्न हम कहें कि जो एक बीमारी जिन कंट्रीज में नहीं थी, ये पहले जो हम कन्वेंशनली देखें तो ये अफ्रीका की लिमिटेड, जिसको सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका कहते हैं, वहां तक लिमिटेड ये बीमारी थी। तो अब ये हुआ कि ये अफ्रीका से बाहर आके इसने यूरोप को, अमेरिका को इन्वॉल्व किया है। बहुत से केसेस हुए हैं, ऐसा नहीं कि कम केसेस हुए हैं। और लेकिन क्योंकि अब इसमें एक चीज जो है कि केसेस तो आए हैं, और लेकिन मॉर्टेलिटी जो है, जिसके जैसे हमने कोविड में देखा था कि एकदम बहुत सी मौत हो रही थी, वो इसमें वो नहीं है। कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी, कि बहुत कम हुई है। लेकिन जैसे ये नई नई बीमारियां हैं, कुछ है, इसके बारे में हमें अपना गार्ड, हमें बहुत केयरफुल तो रहना पड़ेगा। हमारा अपना इन्फेक्शन कंट्रोल है, हमारा अपना जीने के स्टाइल हैं, कि एनवायरनमेंट के साथ जो मैनिपुलेशंस हैं, जो हम पर्यावरण की बात करते हैं, ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसको एक कहते हैं कि वन हेल्थ मिशन पे बात चल रही है आजकल। वन हेल्थ अप्रोच जिसको कहते हैं। पहले हम कहते थे कि केवल ह्यूमन हेल्थ। अब ये सारी दुनिया में एक कंसेंसस है कि ये जो हम हेल्थ की बात करते हैं, जब तक हम ह्यूमन हेल्थ के साथ एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ की बात नहीं करेंगे, तो फिर एक इल्यूशन, एक सपने में रहने जैसी बात होगी जी। तो मंकी पॉक्स आई है, बट कि अब ट्रांसमिशन देखें कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कोविड जैसी नहीं है। जितने केस हैं उनको ट्रांसमिशन उतनी तेज नहीं है। ये तो है कि ये क्योंकि यूजुअली ह्यूमंस में थी नहीं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन पैनिक की बात नहीं है। तो कंसर्न की बात है, बट पैनिक की बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या, इसके लक्षण कैसे, इस बीमारी के लक्षण को कैसे पहचाना जाए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका इलाज किस तरह से संभव है। तो ये तमाम बातें हम जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लिसनर्स की तरफ से भी यही बातें आएंगी आप तक। तो श्रोताओं से हम कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं मंकी पॉक्स के बारे में, तो हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है इस बीमारी? लक्षण देखिए, एक्चुअली जैसे हमारे पुराने लोग हैं, जैसे उनको स्मॉल पॉक्स का एक्सपीरियंस है, तो ये उसी ही ग्रुप की वायरस है। तो इसके फीचर्स ऐसा है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसको बुखार, हेडेक है, बॉडी एक्स की बात करते हैं। तो उसके बाद थोड़े दिनों में, या तो उसके साथ होगा या 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उसके शरीर पे कुछ दाने निकले हैं, चकते हैं रैश के साथ। तो उसके साथ ही पेशेंट आ रहे हैं मेनली। साथ में ये होता है कि उसके कहे, ये भी पेशेंट कह सकता है कि मेरी बगल में या मेरी जांघों में गांठें भी हुई हैं। तो रैश जो है
जो चकते कहते हैं, जो चकते पहले फ्लैट हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। बुखार के साथ, बुखार के बाद बाद पहले बुखार होगा, उसको हेडेक हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है, उसके 3 दिन के बस साथ में भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसके बीच थोड़ा गैप रहता है 3-4 दिन का, उसके बाद रैश आती है। तो डॉक्टर साहब ये कोविड से किस तरह से अलग है सर? देखिए, कोविड एक नंबर पे ये ग्रुप, एक वायरस अलग है। कोविड में किसी तरह की रैश, स्किन लीजन वाली बात, इसमें जो कोविड की ट्रांसमिशन थी वो मेनली आप देखिए कि कोई भी रूट रहा हो उसमें रेस्पिरेटरी रूट, उसे हम कहते थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाली बात करते थे। उसमें रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट, उसमें कोई ऐसा रैश नहीं था कि स्किन लीजन्स होंगी, कि स्किन में फफोले बने हैं। जी। कि जिसके जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स में जो मेन वायरस का जो लोड है वो तो स्किन लीजन्स में पड़ा हुआ है। आप उनकी लीजन्स देखिए, फफोले होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर वाइट उसका लिक्विड, उसका जैसे फ्लूइड भरा रहता है, पस जैसा भरा रहता है, वो वायरस से लोडेड रहता है। इसमें मेन चाहे लीशन मुंह के अंदर हो चाहे स्किन में हो, ऐसा नहीं, इसमें भी रेस्पिरेटरी रोड के थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है, बट क्लोज कांटेक्ट चाहिए। उसमें क्लोज कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी, उसमें हम कहते थे दूर रहिए। इसमें पास होने का बहुत जरूरत है, पास होने से ही क्लोज कांटेक्ट से ही बीमारी क्लोज कांटेक्ट में, जैसे क्लोज कांटेक्ट है भी एक घर में रहते हैं और थ्रू फोमाइट्स, जिसको जैसे बेड शीट है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हमने कोई रिमोट यूज किया है या कुछ टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल्स, कुछ भी है, बुक्स, कोई भी चीज यूज की है, तो ये लीशंस में जितनी वायरस है ये सारी चीजें कंटेमिनेट करता है, उनको टच करने से भी इन्फेक्शन होगी। तो डॉक्टर साहब कुछ कॉलर्स लाइन में खिड़कियों में है। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं नवीन त्यागी आपसे बोल रहा हूँ मैडम। हाँ नवीन त्यागी जी बताइए। नमस्कार। जैसे आप बता रहे हैं कि मंकी पॉक्स की जो पहचान है वो चिकन पॉक्स की तरह ही की जाएगी क्या? जी नवीन जी आपकी बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाई है, एक बार फिर से नवीन ने निरंजन त्यागी। हाँ निरंजन जी बताइए, थोड़ा सा और स्पष्ट बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। चिकन पॉक्स की तरह से ही मंकी पॉक्स की पहचान की जाएगी क्या इस तरह? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिकन पॉक्स अलग है, नंबर 1 पे ये वायरस एक अलग ग्रुप की वायरस है। ये मंकी पॉक्स जिसको हम बड़ी माता कहते थे, ये उस ग्रुप की वायरस है। जो चिकन पॉक्स है इसको छोटी माता कहते थे। इसमें फर्क ये है कि उसमें जो लीशंस होती हैं जो छोटी माता में, वो बहुत, इसमें जो मंकी पॉक्स में जो फफोले पड़ते हैं उनका नंबर 10 से लेके 300-200 इससे कम के आसपास रहता है। चिकन पॉक्स में बहुत ज्यादा, उसमें नंबर बहुत ज्यादा होता है। और उसमें जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स में ज्यादातर रैश पहले बॉडी पे आती है, बाद में चेहरे पे आएगी। मंकी पॉक्स में पहले फेस पे आती है, फेस पे होगी, पहले फेस पे आएगी। हाँ, मंकी पॉक्स में उसमें आती है, फेस में आती है, और इसमें गांठें आती हैं। इसमें पेशेंट के गांठ हो सकती है, जैसे बगल में हो या जांग में हो। चिकन पॉक्स में वो गांठ नहीं बनती है। सही है जी। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह या किस तरह की? वायरस में एंटीबायोटिक का कोई, वायरस जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए होते हैं, वायरस के लिए नहीं रहते हैं। लेकिन जो स्किन की लीशंस रहती हैं, जिसको हम कहते हैं फफोले, वो टूट भी जाते हैं कई बार। यदि उनकी इन्फेक्शन होने का डर यदि रहता है, उनका हमें ध्यान रखना होता है। यदि हमें लगता है, उनको हमें क्लीन भी करना चाहिए। यदि कोई फूट जाता है तो हम लोकल भी लगा सकते हैं कि भी आयोडीन लगाएं, बीटाडीन लगाएं। यदि उनकी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। अन्यथा वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। वायरस पे आप कहें कि मंकी पॉक्स के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं होता।
उसके लिए बैक्टीरिया तो प्रदान करता है। उसके लिए कोई इन्फेक्शन हुई है तो उसके लिए, यदि उसको कोई निमोनिया हो गया, कुछ हुआ है, जी, उसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत आ सकती है, इसके लिए नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब, वैसे जैसे हमारे श्रोता पूछ रहे हैं कि इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, एंटीवायरल लेनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसी को थोड़ा सा भी संदेह है कि उन्हें इस रोग के लक्षण है, तो मेरे ख्याल से तुरंत उन्हें सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इमीडिएटली यदि लगता है कि जैसे लगने का, देखिए कि जो शुरुआत है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहें कि सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, तो ये कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जिसको आदमी बहुत कई बार सीरियसली लेने की बात, लेकिन लगता है कि जैसे हम बहुत सा अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जैसे, तो उनको लगता है कि मेरा कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ है कुछ ऐसे पेशेंट के साथ कि मैं अभी ऐसी जगह से हो के आया हूं, तो मैं उससे मिला हूं या कुछ ऐसा है। जब यदि सपोज को फीवर के बाद उसको लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर कि कुछ रैश या दाने निकल रहे हैं, पहले फीवर हुआ था, चाहे उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये चिकन पॉक्स है क्या है, वो डॉक्टरों का काम है, वो हम देखेंगे, पर उनको इमीडिएटली एक तो रिपोर्ट करना चाहिए, दूसरा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जैसे घर के अंदर भी हैं तो उनको थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, ताकि अपने बर्तन हैं, अपना बिस्तर है, अपना टॉवल है, उनको शेयर ना करें, उनको बहुत झाड़े ना, जैसे आदत होती चादरें झाड़ दी घर के अंदर, तो वो बहुत खतरनाक है कि आप पूरे माहौल को इन्फेक्ट करते हैं। आप उसको किसी बैग में डालिए, और कोई बहुत इसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको वॉश करना है तो आप जस्ट ब्लीच से डाल के कपड़ों को घर के अंदर धो सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क लगा के रखिए जी, पर आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं यही कहना चाहते हैं कि श्रोता ये पूछते हैं कि एंटीबायोटिक्स ले, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और सीधे केमिस्ट के पास जाके कोई भी एंटीबायोटिक लाकर खा लेते, तो ऐसा ना करें। केमिस्ट के पास जाना तो वैसे भी परमिटेड नहीं है, केमिस्ट का कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, वो तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जी जी, वहां तो आप ड्रग ले सकते हो, आप ड्रग लिखवा नहीं सकते जी। तो डॉक्टर साहब एक और कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, मैं एजाज अहमद लहरपुरी बोल रहा हूँ। जो कुछ मैं पूछना चाहता था डॉक्टर साहब ने सबको बता दिया, अब बाकी मैं उनको जहमत नहीं देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका लहरपुरी। आदाब आदाब। डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज है प्रवीण बधवाक जी का, इन्होंने लिखा है कि मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं सर इसे? अच्छा है, क्योंकि देखिए इसका वायरस मंकी पॉक्स इसलिए था, मंकीज का इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं इस वायरस का। ये क्या था कि 1958 के आसपास कुछ मंकीज को रिसर्च के लिए रखा हुआ था। ये इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम उन मंकीज में डिटेक्ट हुई थी, लेकिन ये उसके रेजरवायर नहीं है, ये वायरस उन मंकीज के अंदर रहती नहीं है, वो अलग हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि ये मंकीज में डिटेक्ट हुई थी तो इन्होंने इसका नाम मंकी पॉक्स कर दिया। ऐसा है कि हम मंकीज में ट्रांसमिट इन्फेक्शन हो सकती हैं जी, लेकिन जो नेचुरल एक साइकिल है, जो कुदरत का जो साइकिल है कि जो चलता है, उसका पार्ट मंकी नहीं है। उसका पार्ट जो वायरस का जो साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, वो मूषक जाति के जो हैं, जिसको स्क्विरल्स कहते हैं, जहां कुछ रोडेंट हैं, ये वायरस उनके साइकिल में रहती है, उनसे हुई होगी उनको मंकीज को, जिसके कारण इसका नाम मंकी पॉक्स है। लेकिन वो सभी मानते हैं कि ये नाम मंकी पॉक्स का ह्यूमंस में तो 1970 के आसपास केस डिटेक्ट हुए थे अफ्रीका में। अच्छा सर, एक और कॉलर है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि छूने से भी हो सकती है, तो ये क्या छुआछूत की कैटेगरी में आता है? दूसरा, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, वो सभी बीमारियां छुआछात की ही होती हैं। वो छूने से, हम कहते हैं कोई भी इन्फेक्शन
यदि हम एक से दूसरे आदमी को दे सकते हैं, वो छुआछूत की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप हाथ धोइए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। इसलिए हम सारी दुनिया आज नमस्ते करती है, हाथ मिलाती नहीं है। और इलाज के लिए आप बुखार के लिए दवाई ले सकते हैं, यदि बुखार है, बॉडी एक्स हैं, उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। कोई ऐसा इस वायरस के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए कोई ऐसा हम कहें कि ये ड्रग है, वो अभी नहीं यूज किया जा रहा। कुछ ऐसा है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी के यदि जख्मों पे इन्फेक्शन हो जाती है, कुछ आंख में प्रॉब्लम है, उसके लिए है हम आप दर्द के लिए हम देते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है उसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एज सच मंकी पॉक्स के लिए यदि हम कहें तो उसके लिए तो वैक्सीन का यूज हो रहा है, दवाइयों का नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इसी से जुड़ा एक व्हाट्सएप मैसेज में लेना चाहूंगे यहाँ पर। सूरज यादव ने बेंगलोर से लिखा है, इस मंकी पॉक्स फेटल। देखिए, फेटेलिटी वाली बात मैंने पहले ही कहा था कि देखिए जैसे इतने केस हुए 20,000 में जो कैजुअलिटी हुई है, जो फेटेलिटीज हुई हैं, वो 5-6 हुई होंगी, 5-6-7। और उनमें फेटेलिटी डिपेंड करेगा ये इन्फेक्शन में। देखिए कुछ लोगों में, हर इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन 2 लोगों में एक तरह के लक्षण और एक तरह का कोर्स नहीं फॉलो करती। यदि इन्फेक्शन किसी ऐसे पेशेंट में हुई है, सपोज करो कि कैंसर पेशेंट था जिसको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जिसको स्टीरॉयड चल रहे हैं, कोई दूसरी ट्रीटमेंट चल रही है, कोई प्रेग्नेंट मदर है, कोई छोटा बच्चा है, उनमें थोड़ा लक्षण थोड़े ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत से लोगों में ठीक है कि चलते हैं, रिकवर करते हैं। पर कुछ हमेशा पॉपुलेशन उनको चाहे मंकी पॉक्स हो या उनको कोई दूसरी इन्फेक्शन भी होती है, उनका रिस्क उतना ही रहता है उसका। तो उन्हीं हुई है कैजुअलिटी, फेटेलिटी हुई है। फेटेलिटी किसी भी इन्फेक्शन में होती है। इसमें किसी तरह का हम ये कहें कि जैसे कोविड के टाइम पे था, बहुत सी मॉर्टेलिटी बहुत थी, हम देखते थे एक दिन में इतने पेशेंट। इसमें वो नहीं है, बहुत जस्ट कैजुअलिटी बहुत कम हुई है, इंडिया में कोई नहीं जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा था कि श्रोताओं की ओर से ऐसे प्रश्न आएंगे कि हमारे जितने भी सवाल हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो हमारे एक लिसनर ने सर पूछा है कि इस वायरस का कितने दिनों में पता चल जाता है सर? देखिए, वायरस का ये जो ये पूछना चाहते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद का पता चलने का, देखिए पता तो तभी चलेगा जब उसको पेशेंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि हम जब कांटेक्ट में आए तो उसके बाद कितना टाइम लगता है। ये हर एक में अलग अलग है, कुछ में 1 वीक भी लग सकता है, कुछ में 10 डेज लगते हैं, कुछ में 12 डेज लगते हैं। लेकिन पता तभी चलता है जब पेशेंट के ऊपर जैसे फीवर भी है या कुछ हेडेक भी है। यदि पेशेंट को पता है कि मेरा कांटेक्ट हुआ है, यदि मैं संपर्क में आया हूं, डिनायल में नहीं रहना चाहिए कि मैं कहूं कि नहीं मुझे तो नहीं हो सकता। जैसे कोविड में था तो लोगों में डिनायल थी कि नहीं मैं तो मिला नहीं, मैं घर पे था। तो डिनायल में नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि पर्टिकुलरली यदि फीवर के बाद आपको स्किन पे कुछ किसी तरह की इचिंग होती है, रैश आनी शुरू हुई है, तो आप उसको, ये बहुत जरूरी नहीं है कितना टाइम है, जरूरी इसमें यह है कि रैश होने के बाद कितना टाइम लगता है, कि वो पेशेंट को कितने दिन प्रिकॉशन लेनी है। वो आपके हाथ में है, जो दिखाई देता है, जिसकी विजिबिलिटी है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो कि मैं किसी का नुकसान ना करूं। बीमारी से पहले का टाइम उसको पकड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए यदि हम उसको पकड़ पाए, यदि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम किसी भी, हाँ हम रहते हैं उसमें सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, बट लेकिन रिमोट सेंसिंग है। पर रिमोट सेंसिंग हम वैसे ही फीवर पकड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो होने तक, जब तक रैश नहीं आती, उसके बाद वाला तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पहले का नहीं। तो डॉक्टर साहब, विक्रम सिंह ने बुरारी से पूछा है कि ऐसा तो नहीं सर कि ये भी फैल जाएगा कोरोना की तरह?
ये देखिए, कोरोना का मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना का फैलने का तरीका एक अलग था। कोरोना के लिए हमारे पास कोई शुरू में कोई वैक्सीन नहीं थी, किसी तरह का बिल्कुल इस बीमारी का हमारे पास अनुभव है। हमने बीमारी में इसका स्मॉल पॉक्स का इस बीमारी को हमने खत्म किया हुआ है। इस बीमारी का बहुत सा ज्ञान है हमारे पास, हमारे पास लड़ने की ताकत है इसका। यदि हम चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सा एक्सपीरियंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं जी। तो जैसे कि सर आपने बताया कि 1970 में पहले केसेस डिटेक्ट हुए थे इस बीमारी के। वो इस बार इसलिए बात आई है कि ये देखिए, कोई भी बीमारी यदि अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जाती है, ये मैंने कहा कि कंसर्न की बात है। कोई भी बीमारी यदि दिल्ली से कोई चीज दिल्ली में थी, जैसे हमारे पास चिकनगुनिया आया था तो हमारे लिए कंसर्न था कि यहाँ की बीमारी नहीं थी। कंसर्न तो है लेकिन पैनिक की बात नहीं है। सार्स का हमारे पास, कोविड का हमारे पास अनुभव तो था थोड़ा पुराना, लेकिन हमारे पास लड़ने की बहुत से हथियार नहीं थे। इसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस है हमारे पास। तो सर आपने कहा कि वैक्सीन जो है वो सबसे बड़ा हथियार है इसके विरुद्ध। तो वैक्सीन को लेकर भी हमारे लिसनर सर जानकारी चाहते हैं। एक लिसनर का व्हाट्सएप मैसेज आया है कि कैसे बचा जाए इस बीमारी से और इसके इंजेक्शन का क्या है सर। संदीप कुमार पप्पू ने गांव दाहर से लिखा है कि इसकी वैक्सीन और इसके इंजेक्शन के बारे में बताइए और क्या हमारे देश में ये उपलब्ध है। देखिए, अभी नंबर 1 पे कि यहाँ तक बचाने की बात है तो इन्फेक्शन कंट्रोल का सभी जगह एक ही तरीका है। जैसे हम कहते हैं कि यदि कोई पेशेंट है तो उसको आपको अलग करना होगा, उसको एक अलग कमरे में रखिए, उसकी लीशंस हैं जैसे स्किन की हैं उनको ढक के रखिए। जब हो गया, जब तक कि स्किन की लीशंस पे पपड़ी बन के उतर नहीं जाती है तब तक उन पेशेंट्स को आप अलग से रखिए। यही एक बचने का तरीका है। और बाकी अदर इसमें कोई बहुत सा वो नहीं करना है कि आपको स्पेशल कोई प्रिकॉशंस लेनी। आप एक अलग कमरे में रख सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, जब तक इसको 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के लिए हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वैक्सीन की जरूरत किसको है। कि आज की डेट में वैक्सीन की एज सच किसी को भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट उन लोगों को जो एक तो डायरेक्टली जो पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, जो मरीजों के साथ बिल्कुल संपर्क में आ रहे हैं, या दूसरे जो रिसर्च है, जो लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो इन वायरस को डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सी पॉपुलेशन है जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लगी हुई है, स्मॉल पॉक्स की, क्योंकि 1980 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बंद की गई है। उन लोगों में इम्यूनिटी है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी तरह का प्रिकॉशन से परहेज करें, उनको भी ये परमिटेड नहीं है। और वैक्सीन जैसे यूएसए में है, उनके पास वैक्सीन जो पुरानी स्मॉल पॉक्स थी वैसी भी वैक्सीन अवेलेबल है। एक और भी वैक्सीन जीनियॉक्स के नाम से अमेरिका में है, बट वो वहां पे भी वो केवल बहुत जुडिशियसली जिसको जरूरत है वहीं पे यूज कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसा वैक्सीन यूज के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल जो क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उन मरीजों के, उन्हीं में इस बीमारी के फैलने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो लोग हैं जो अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, मेट्रो में जाना, इस तरह ऐसे कोई खतरे की बात कुछ नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब कॉलर्स हैं, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जाता है सभी को। रघुविंदर सिंह चिट्ठा का नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर महाजन जी को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये कोविड जो है 19 में आया था। हाँ जी। और अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये मंकी पॉक्स कब पीछा छोड़ेगा ये बताइए। नंबर 2 के मंकी पॉक्स जो है वो छोटे बच्चों को भी हो सकता है, अगर हो सकता है तो उनको कैसे बचाया जाए, प्लीज टेल मी। किसी को भी हो सकता है। मंकी पॉक्स होने के लिए किसी तरह की एज का कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक नहीं है, किसी एज में नहीं होगी। यदि बच्चों में होगी तो बच्चों में थोड़ी इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस हो सकती, ज्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन अभी हमारे देश में इस इन्फेक्शन का कोई खतरा, क्योंकि
अब कोविड की 2019 की बात कर रहे हैं, मंकी पॉक्स तो 1970 से है, इसको तो 50 साल पुरानी बीमारी है। तो इसलिए इसके लिए बहुत सा परेशान होने वाली या डरने वाली बात कुछ नहीं है। सरकार के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं इसको हैंडल करने के लिए, किसी तरह का कोई घबराने वाली बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। इन्होंने बच्चों की बात उठाई सर, तो इसी तरह का एक सवाल आया है मृत्युंजय कुमार जी का। ये गया बिहार से लिखा है, ये शिक्षक है इटहरी में, और इन्होंने लिखा है सर कि मैं प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षक हूँ। विद्यालय में बच्चों में मंकी पॉक्स की पहचान और लक्षण क्या हो सकती है, और मंकी पॉक्स हो जाने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्लीज बताइएगा। देखिए, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे कोई ऑफिस है, उसको बच्चे को संपर्क होना तो जरूरी है, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट तो हुआ होगा। लक्षण तो उनके तभी हैं, लक्षण इसका ये वो इन्फेक्शन है जो स्किन में जिन पे रैश आती है, ये उनकी अलग बीमारियां, जैसे चिकन पॉक्स है जिसको बड़ी माता कहते थे, छोटी माता कहते थे, ये वैसी बीमारी है। और उसको जब कोई भी बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, यदि किसी में भी किसी तरह का कोई लक्षण आया है, उसको सबसे पहले रेफर करना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटी में, क्योंकि इन बीमारियों के लिए ये एक तरह से एमर्जिंग डिजीजेज हैं। इनको आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, इनको आपको घर पे नहीं रख सकते। इनिशियली आपको किसी सेंटर में, गवर्नमेंट सेंटर में रेफर करना ही होगा, क्योंकि उनके रिपोर्ट टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग की फैसिलिटी हर जगह पे नहीं है, तो टेस्टिंग करनी है, उसका डायग्नोस कंफर्म होना चाहिए। और प्राइमरी कहीं फर्स्ट एड टाइप ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को बुखार है, बुखार की आप दवा दे सकते हैं, पर उस बच्चे को आप अलग करिए बाकी बच्चों से। यदि कुछ ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह के लक्षण हैं, तो उसको सबसे पहले उस बच्चे को अलग करके उसको सपोर्ट करिए। बच्चे को कोई ऐसा घबराने वाला, पैनिक वाली बात नहीं है। उनको अच्छी डाइट दीजिए, एडवाइस कीजिए कि अच्छा सा लिक्विड डाइट लें, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, बैलेंस्ड डाइट खाएं, और उनको बुखार है तो बुखार के लिए दें, और उनको रेफर करें सबसे पहले, क्योंकि अभी वो स्टेज में है कि हमें यदि कोई भी केस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये मंकी पॉक्स ही है। जी सर, उत्तर प्रदेश से याजदान जी ने जानना चाहे कि कैन यू गेट मंकी पॉक्स ट्वाइस? नहीं, देखिए, ऐसा नंबर एक पे कि ये बहुत मुश्किल है। जैसे हमारा उसका है ये वैक्सीन का, जितनी भी चाहे स्मॉल पॉक्स रही है, चाहे चिकन पॉक्स है, इनमें क्योंकि इन्फेक्शन पहले थी ही नहीं, पर जिनमें हुई है कोई ऐसा हमारा इतना एक्सपीरियंस है नहीं इसका। ये कहना कि ये वायरस कैसे बिहेव करती है आगे, ये तो हमें अभी पता नहीं है कैसे करेगी कैसे नहीं। जो आज तक है पुराना रिकॉर्ड है कि इवन स्मॉल पॉक्स जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनमें भी नहीं, स्मॉल पॉक्स तो दोबारा नहीं हुई, वो इसको भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मंकी पॉक्स को भी। तो मुझे लगता नहीं कि जब तक ये वायरस को चेंज ना करें, जैसे उसमें कोविड में था, कोविड में म्यूटेशन बहुत थी, म्यूटेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम थी, नए नए वेरिएंट आ रहे थे। ये पॉक्स वायरसेस हैं, ये अलग तरह के, इनमें म्यूटेशन इतनी होती नहीं, तो जिसके कारण ये बहुत स्टेबल हैं थोड़ी सी, इसके बहुत कम चांस है कि दोबारा इसके सेकंड अटैक होंगे। जी डॉक्टर साहब, बड़ी ही आज जानकारीपूर्ण बातें चल रही हैं इस शो में। मंकी पॉक्स के बारे में लोग काफ़ी जानकारी चाहते हैं, जागरूकता, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में, मेरे पास एक कटिंग है पेपर के, जिसमें लिखा गया है कि मंकी पॉक्स सिम्टम्स आर नाउ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्लियर आउटब्रेक्स। और जैसे कि आपने बताया कि इसमें जांघों में गांठें पड़ जाती हैं या स्वेलिंग हो जाती है प्राइवेट पार्ट्स में, या इस तरह के कुछ और सिम्टम्स हैं, और इसमें भी लिखा हुआ है सर वो। और एक और जो बात सामने उभर कर आई है वो ये भी कि ये जो संक्रमण है ये यौन संबंधों से भी बढ़ता है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है और किस तरह की जानकारी और जागरूकता आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? देखिए, मेडिसिन में हर चीज हम नंबर एक पे, हम किसी की भी हमें पर्सनल लाइफ से कुछ भी डॉक्टरी का कुछ ऐसा लेना देना नहीं है।
हमारे लिए पेशेंट एक पेशेंट रहता है। एक स्टेटमेंट थी, केसेस में एविडेंस है कि ये सेक्सुअल रोड से, पर्टिकुलरली MSM ग्रुप एक रहता है, मेल्स हैविंग सेक्स विद मेल्स, कि उनमें ये जो हुई है मंकी पॉक्स, उनमें की हिस्ट्री थी। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे नए फीचर्स की बात कर रहे हैं, वो नए फीचर्स कह रहे हैं वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पिनाइल स्वेलिंग, जो उसके गुप्तांग पे सोजिश है, या रेक्टल पेन, तो ये उन्हीं लोगों में हो सकता है कि यौन संबंध जो व्यवहारिक नहीं, जो जिसको एबनॉर्मल कहते हैं, यदि उसके उन सिचुएशंस में हो सकता है कि ऐसे फीचर्स भी हों। तो देखिए, हम कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें उनसे यदि किसी को इस तरह की एक्टिविटी से इन्फेक्शन हुई है, लेकिन वो जब एक बार इन्फेक्शन हुई है तो वो बाकियों के लिए, जो आसपास के लोग हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, जो उसके घर के लोग हैं, उसके फ्रेंड सर्कल हैं, उनका जो रिस्क है वो तो एक आम केस की तरह ही है कि जैसे उसके घर के लोग हैं तो उसको प्रिकॉशंस वही लेनी होंगी। हमें उनकी निजी जिंदगी से कि हमें उन पे, एक तो ये है कि यदि हम प्रिवेंशन, यदि हमें लगता है कि ये एक मुख्य कारण है ट्रांसमिशन का, कि ये जो लोग हैं कि इस रूट से ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है, तो हमारे पास एक टारगेट ग्रुप है। हम यहाँ पे एक किसी तरह की काउंसलिंग तरह का कुछ भी गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है। वो हम वहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग करना या कुछ करना वो भी एक आसान हो जाता है। तो बाकी है, अभी हम एज देखा जाए तो आज की डेट में हम एक पेशेंट को एज सच उसको पूरा एज ए कंपोजिट ट्रीट कर रहे हैं कि उसका किसी भी तरह से, चाहे उसका किसी सेक्सुअल रूट से या किसी तरह से भी इन्फेक्शन हुई है, हम उस पेशेंट को आज की डेट में इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो फर्दर किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट करे। बहुत ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि ये उस व्यक्ति की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरों तक फैलने से इसे बचाए। अगर डाउट है कि उसे मंकी पॉक्स है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। तो डॉक्टर साहब, लोगों में बहुत उत्सुकता है और जानने के बारे में, इस बीमारी के बारे में। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी कुछ आपके थ्रू, आपके ज़रिए लोगों तक जानकारी पहुंची है, अवेयरनेस पहुंची है। और कुछ लोगों ने सिर्फ बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि बहुत ही अच्छे से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी गुड प्रोग्राम। संदीप कुमार जी ने लिखा और कुछ अन्य श्रोताओं ने भी ऐसा लिखा है कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है। तो देखिए सर, हो सकता है कि आगे भी हम इसके बारे में इस तरह से अवेयरनेस फैलाएं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पैनिक की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बचा के रखने की, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको भी है वो उसकी सूचना दे, अपने दूसरों तक फैलने से रोके। यही है, मैं ये कहूंगा कि देखिए, किसी तरह का कोई डर वाली बात नहीं है। सभी रिसोर्सेज हैं, सरकार आपके साथ है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपके साथ है, डॉक्टर आप लोगों के साथ हैं। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आपको किसी तरह का भी संशय, कोई शक लगता है कि, देखिए, हम कहना आसान होता है कि मैं उसके साथ संपर्क में आया हूं, कई बार नहीं भी पता चलता कि मैं किसके संपर्क में आया था या नहीं आया था। यदि आपको लगता है कि मुझे इसके होने की संभावना है तो आप हमारे पास आइए। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार आपके साथ है। किसी तरह का हम भी चाहेंगे कि यदि हमारा एफर्ट ठीक रहा, हम नहीं इसको फैलने देंगे आगे, हम कोशिश करेंगे यहीं पे रुकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो इसी डॉक्टर्स के इसी जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर राकेश कुमार महाजन, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। डॉक्टर राकेश कुमार महाजन, हु इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और आज हमने जाना मंकी पॉक्स के बारे में। रेडियो डॉक्टर का आज का ये अंक हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।